गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 2 बुक संचयन का पार्ट 1 पढ़ने जा रहे हैं। बेटा ये चैप्टर जो है बड़ा ही लेंथी है, इसको हमने 2 भाग में डिवाइड कर दिया है। आज हम फर्स्ट पार्ट 1 पढ़ने जा रहे हैं। इसके जो लेखक हैं वो गुरदयाल सिंह जी हैं। तो इनका जो जन्म स्थान है 10 जनवरी 1933 से 2016 में इनका निधन हो गया था। इनका जो जन्म स्थान है नानका गांव फता जिला बरनाला के ये थे। गुरदयाल सिंह 10 जनवरी 1933 यानी इनका जो जन्म था वो 10 जनवरी को है और उनके जो निधन है वो 16 अगस्त। एक पंजाबी साहित्यकार थे जो उपन्यास और कहानी लेखक थे, यानी उपन्यास और कहानियां लिखते थे। इन्हें 1999 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्होंने अपनी प्रथम कहानी भागों वाले प्रोफेसर मोहन सिंह के साहित्य मैगजीन पंचदरिया में प्रकाशित की थी। उनके पंजाबी साहित्य में आने से पंजाबी उपन्यास में बुनियादी तब्दीली आ गई थी, यानी चेंज आ गए थे। उनके उपन्यास मंडी दा दीवा यानी कि अंधे घोड़े का दान का सभी पंजाबी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है और इनकी कहानियों पर आधारित फिल्में भी बनी हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मंडी दा दीवा, अनहोए, रेते दी एक मुट्ठी, कुएला, अध चाननी रात, आथन उगन, अंधे घोड़े का दान, पहू फुटाले, तो पहिला, परसा और आहन। सपनों के से दिन पाठ के लेखक गुरदयाल सिंह हैं। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने अपने स्कूल के दिनों का वर्णन किया है, यानी कि जो गुरदयाल सिंह जी हैं, जैसे हम सभी, जैसे अब जो हम लोग जैसे बड़े हो गए हैं, तो बड़े होने के बाद हमें बचपन के वो दिन याद आते हैं कि कब कैसे हम स्कूल में मस्ती करते थे, कैसे हमारे स्कूल के टीचर थे, उनसे हमें क्या सीखने को मिला, उन्होंने हमारी कैसे कैसे पिटाई की और कैसे वो पिटाई करते थे तो हम कैसा महसूस करते थे। किसी टीचर के प्रति कुछ महसूस करते थे, किसी के प्रति कुछ। तो वही बेटा कि बड़े होने के बाद हमें अपने बचपन के स्कूल के दिन याद आते हैं। तो वो यहाँ पर गुरदयाल सिंह ने अपने स्कूल के दिनों के बारे में और अपने दोस्तों के बारे में इस पाठ के माध्यम से, इस अध्याय के माध्यम से अपने यादें उन्होंने साझा की हैं। बच्चों को स्कूल की पढ़ाई से अधिक अच्छा अपने साथियों के साथ खेलना अच्छा लगता है। स्कूल उन्हें जेल समान प्रतीत होता है, यानी कि उनको जैसे एक जेल में बंद कर दिया हो ऐसा प्रतीत होता था। तो यहाँ पर ये गुरदयाल सिंह जी की सोच है और ये गुरदयाल सिंह जी क्या सोच है, ये तो लगभग हर बच्चे की सोच है कि उस टाइम तो हमें ये चीजें ऐसा लगता है जैसे जेल में बंद हो गए, पढ़ना जरूरी है। लेकिन जब बड़े होते तो हमें पता चलता है कि अगर हम उस टाइम पढ़ लेते तो कहाँ क्या होता, कैसे सफल होते, हमारा जीवन कुछ और ही होता। अब बेटा सपनों के से दिन पाठ पढ़ेंगे। बेटा इस पाठ को पढ़ने से पहले आपको शब्दार्थ अच्छे से याद होने चाहिए और साथ ही इसकी रीडिंग आप पहले अपने आप करोगे। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो उसके वर्ड मीनिंग देखोगे और उसके बाद ये वीडियो आप सुनेंगे। मेरे साथ खेलने वाले सभी बच्चों का हाल एक सा होता, यानी कि एक तरह से बता रहे हैं कि जैसे कि मैं था वैसे ही और बच्चे भी होते थे, यानी कि कोई थोड़ा अलग होता, कोई अलग नहीं होता था। सबके वही नंगे पांव होते, सभी नंगे पांव घूमते, फटी मैली सी कच्ची और टूटे बटनों वाले कई जगह से फटे कुर्ते और बिखरे बाल, यानी कि क्या होता, सभी नंगे पैर होते, सबके कच्चे फटे हुए होते, मैले होते, उनकी जो शर्ट थी उनके बटन टूटे हुए होते थे और बाल भी बिखरे हुए होते थे, यानी कि ऐसे ही गुरदयाल सिंह जी और ऐसे ही उनके साथी जब लकड़ी के ढेर पर चढ़कर खेलते, नीचे को भागते तो गिरकर कई तो जाने कहाँ कहाँ चोट खा लेते और पहले ही फटे पुराने कुर्ते तार तार हो जाते। तार तार होना मतलब और ज्यादा फट जाना, यानी कि पहले ही कपड़े फटे होते थे, ऊपर से वो लकड़ी में उलझ के वो और ज्यादा तार तार हो जाते थे। धूल भरे कई जगह से छिले पांव, पिंडलियां मतलब पिंडी, जो घुटने से टखने से ऊपर की जगह होती है, इसको पिंडी बोलते हैं। जो घुटने और टखने के बीच का जो स्पेस है उसको पिंडली बोलते हैं। पिंडलियां या लहू के ऊपर जमी रेत मिट्टी से लथपथ घुटने लेकर जाते तो सभी की माँ बहनें उन पर तरस खाने की जगह
और पिटाई करती। यानी कि ये नहीं है कि आजकल तो क्या होता है, बच्चे को अगर थोड़ी सी भी चोट लगती है तो उसके पेरेंट्स, उसके बड़े भाई बहन उसकी बड़ी केयर करते हैं, लेकिन उस समय के बारे में बताते हैं कि जब हम खूब मस्ती करते, लकड़ियों के ढेर के ऊपर उछलते कूदते और जब हमें चोट लग जाती तो किसी के मम्मी पापा उसकी केयर नहीं करते थे, उसकी और ज्यादा पिटाई वो करते थे। कईयों के बाप बड़े गुस्सेल थे, गुस्सेल मतलब गुस्से वाले थे। पीटने लगते तो वह ध्यान भी न रखते कि छोटे बच्चे के नाक मुंह से लहू बहने लगा है, यानी कितनी बुरी तरह से मारते थे कि यही नहीं देखते थे कि बच्चे को कहाँ लग रही है चोट या उसके कहाँ चोट लगी है। परंतु इतनी बुरी पिटाई होने पर भी दूसरे दिन खेलने चले आते। यह बात तब ठीक से समझ आई जब स्कूल अध्यापक बनने के लिए एक ट्रेनिंग करने गया और वहाँ बाल मनोविज्ञान का विषय पढ़ा। बाल मनोविज्ञान का विषय जब इन्होंने गुरदयाल सिंह ने पढ़ा तब उन्होंने ये बातें समझ में आई। एक तरह से बुरी पिटाई हो जाती और फिर से उस बात को भूल करके, आजकल तो क्या होता है बेटा, अगर कोई कुछ कह देता तो उस चीज को काफी दिनों तक याद रखते हैं और उसकी एक तरह से फॉलो भी करते हैं उसको। लेकिन पहले क्या होता था कि मम्मी पापा ने पिटाई कर दी, किस लिए पिटाई कर दी कि बाहर खेलने जा रहे हो, चोट खाई है, तो खूब पिटाई खा लेते एक दिन और अगले दिन फिर घूमने चले जाते, खेलने चले जाते, यानी कि उस बात को भूल जाते थे। ऐसी बातों के बारे में तभी जान पाया कि बच्चों को खेलना क्यों इतना अच्छा लगता है, कि बुरी तरह पिटाई होने पर भी फिर खेलने चले जाते हैं। मेरे साथ खेलने वाले अधिकतर साथी हमारे जैसे ही परिवारों के हुआ करते थे। सारे मोहल्ले में बहुत परिवार तो हमारी तरह आसपास के गांव से ही आकर बसे थे। 2-3 घर साथ की उजड़ी सी गली में रहने वाले लोगों के थे। उजड़ी सी गली मतलब गरीब लोगों के घर, गरीब लोग जहाँ रहते थे उनकी गली के रहने वाले लोग थे। हमारी सभी की आदतें भी कुछ मिलती जुलती थी। उनमें से अधिक तो स्कूल जाते ही न थे, जो कभी गए भी पढ़ाई में रुचि न होने के कारण किसी दिन बस्ता तालाब में फेंक आए और फिर स्कूल गए ही नहीं। यानी कुछ बच्चे तो पढ़ते ही नहीं थे, साथ ही कुछ जो जाते तो आते वक्त वो उनका पढ़ने का मन नहीं होता और वो रास्ते में किसी तालाब में, जोड़ तालाब में अपने बैग को फेंक आते थे और फिर स्कूल ही नहीं जाते। न ही माँ बाप ने जबरदस्ती भेजा है, माँ बाप भी उनकी ज्यादा ये नहीं करते थे कि आपको स्कूल जाना ही है, पढ़ाई करनी है। आजकल तो बहुत ज्यादा बच्चों पर पढ़ने पर जोर होता है, लेकिन उस समय नहीं था। यहाँ तक कि परचूनी आड़तिये भी अपने बच्चों को स्कूल भेजना जरूरी न समझते थे। यानी गरीब लोग तो छोड़ो, परचून मतलब ये जो परचून की दुकान होती है ना, और आड़तिये ने किस तरह से जो अनाज वगैरह का बड़े उस पर बड़े रूप में स्टोर करते हैं और फिर उसको आगे बेचते हैं। तो इस तरह से वो बड़े काम वाले लोग भी एक तरह से बच्चों को स्कूल भेजना जरूरी नहीं समझते थे। कभी किसी स्कूल अध्यापक से बात होती तो कहते, मास्टर जी हमने इसे क्या तहसीलदार लगवाना है, थोड़ा बड़ा हो जाए तो पंडित घनश्याम दास से लंडे पढ़वाकर दुकान पर बहियां लिखने लगा लेंगे। यानी कि अगर कोई अध्यापक टीचर आकर ये भी कह देता कि आपके बच्चे नहीं पढ़ते, आप क्यों नहीं भेज रहे हो, तो क्या कहते, हमें क्या पढ़ाकर इन्हें तहसीलदार बनाना है, हम तो पंडित घनश्याम दास के यहाँ लंडे का क्या अर्थ है यहाँ पर, हिसाब किताब लिखने की पंजाबी प्राचीन लिपि, यानी कि हिसाब किताब को पंजाबी में लिखना, यानी कि वो घनश्याम दास के यहाँ भेज देंगे और वो इन्हें बहियां लिखना, बही मतलब खाते लिखना सिखा देंगे। पंडित 6-8 महीने में लंडे और मुनीमी का सभी काम सिखा देगा, यानी कि वो 7-8 महीने में, 6-7 महीने में ये सारा काम सिखा देगा। वहाँ तो अभी तक अलिफ बे जिम से भी सीख नहीं पाया, अर्थात यहाँ पर कह रहे हैं स्कूल में तो वो आज तक अपनी भाषा का एक वर्ण भी नहीं सीख पाया। अलिफ बे जिम मतलब वर्ण, यानी कि अपनी भाषा का एक भी अक्षर वो नहीं सीख पाए हैं और 6-7 महीने में ये जो है घनश्याम दास तो उन्हें मुनीमी का काम सिखा देगा। हमारे आधे से अधिक साथी राजस्थान या हरियाणा से आकर मंडी में व्यापार या दुकानदारी करने आए परिवारों से थे। जब बहुत छोटे थे तो उनकी बोली कम समझ पाते, उनके कुछ शब्द सुनकर हमें हंसी आने लगती, परंतु खेलते तो सभी एक दूसरे की बात खूब अच्छी तरह समझ लेते। यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि बेटा बच्चे कोई भी हो, किसी भी भाषा के हों, किसी भी भाषा को जानने वाले हों, अगर भाषा भी समझ में ना आए तो बच्चे अगर खेलते हैं तो एक दूसरे की बातों को समझ ही लेते हैं। पता भी नहीं चला कि लोकोक्ति अनुसार एक खेंडन के दिन 4
एखंडन के दिन 4 मतलब यही खेलने के 4 दिन है, यानी कि बाकी जो जिंदगी है वो तो परेशानी में बीतनी है, यही खेलने के दिन है। यानी बेटा खेलडन में लिखा है 4, तो 4 नंबर पर क्या है, खेलने के, मतलब यही 4 दिन खेलने के हैं, यानी कि बहुत थोड़ा, यानी बचपन का समय ही खेलने का है, बाकी तो काम में बीतेगा। कब बीत गए, हम में से कोई भी ऐसा न था जो स्कूल के कमरे में बैठकर पढ़ने को कैद न समझता हो, यानी कि सभी यही समझते थे कि स्कूल में बैठकर पढ़ना इस तरह की जेल है, कैद है। कुछ अपने माँ बाप के साथ जैसा भी था काम कराने लगे। बचपन में घास अधिक हरी और फूलों की सुगंध अधिक मनमोहक लगती है। यह शब्द शायद आधी सती मतलब 50 साल पहले किसी पुस्तक में पढ़े थे, परंतु आज तक याद हैं। याद रहने का कारण यही है कि वह वाक्य बचपन की भावनाओं सोच समझ के अनुकूल होगा। परंतु स्कूल के अंदर जाने से रास्ते के दोनों ओर जो अलियार के बड़े ढंग से कटे छाटे झाड़ उगे थे, जिन्हें हम डंडिया कहा करते थे, उनके नीम के पत्तों जैसे पत्तों की महक आज तक भी आंख मूंद कर महसूस कर सकते हैं। यानी कि जब वहां से गुजरते थे, स्कूल के दोनों तरफ फूल उगे हुए थे, उनकी जो खुशबू थी उन्हें आज भी महसूस हो रही है, अर्थात उनकी याद उन्हें अब भी आ रही है। यानी कि जो सुगंध थी बड़ी ही सुहानी थी, बहुत ही अच्छी सुगंध थी, बड़े ही वो खुशबूदार होते थे। उन दिनों स्कूल की छोटी क्यारियों में फूल भी कई तरह के उगाए जाते थे, जिनमें गुलाब, गेंदा और मोतिया की दूध सी सफेद कलियां भी हुआ करती। ये कलियां इतनी सुंदर और खुशबूदार होती थी कि हम चंदू चपरासी यानी चपरासी जो पियन से आंख बचाकर कभी कभार 1-2 तोड़ लिया करते थे। उनकी बहुत तेज सुगंध आज भी महसूस कर पाता हूँ, परंतु यह याद नहीं कि इन्हें तोड़कर कुछ देर सूंघकर फिर क्या किया करते। यानी कि ये नहीं पता, हम तोड़ तो लेते लेकिन फिर क्या करते थे वो मुझे आज अच्छे से याद नहीं है। शायद जेब में डाल लेते, माँ उसे धोने के समय निकाल कर बाहर फेंक देती, या हम ही स्कूल से बाहर आते उन्हें बकरी के मेमनों की बाती चढ़ जाया करती थी। यानी कि एक तरह से पता ही नहीं था कि उनको हम इसका क्या करते थे। जब अगली श्रेणी में दाखिल होते तो कुछ बड़े सयाने होने के एहसास से उत्साहित भी होते। यानी कि जब हम अगली कक्षा में हो जाते तो हम थोड़े से उत्साहित से हो जाते कि हम बड़े हो गए हैं। परंतु दूसरी ओर नई पुरानी कॉपियां किताबों से जाने कैसी बांस आती थी। यानी कि जो क्या होता है बेटा, आप नई बुक्स जब लेकर आते हो तो स्मेल सी आती है, अजीब सी गंध आती है, तो वो कहते हैं कि न जाने कैसे एक अजीब सी खास सी गंध आती थी और बांस आती कि उन्हीं मास्टरों के डर से कांपने लगते जो पिछली श्रेणी में पढ़ा चुके होते। यानी कि होता कि इस क्लास में भी वो टीचर हमें पढ़ाएगा और मान लो उसने पिछली कक्षा में उनकी पिटाई की हो तो उनको ये डर लगता था कि इस साल उनको फिर से भुगतना पड़ेगा। तब स्कूल में शुरू साल में 1-1.5 महीना पढ़ाई हुआ करती थी, फिर 1.5-2 महीने की छुट्टी शुरू हो जाया करती थी। वही बेटा मार्च में एग्जाम होते, अप्रैल मई में क्लासेस लगती और जून की छुट्टियां हो जाती थी। वही आज की स्थिति भी वही है कि ऐसे ही अप्रैल मई में क्लासेस लगती हैं 15 अप्रैल के आसपास, और फिर मई यानी 1.5 महीने हम पढ़ाई करते हैं और फिर जून की छुट्टियां हो जाती है। तो ये भी उस समय भी ऐसा ही होता था। अब तक तो जो बात अच्छी तरह याद है वह छुट्टियों के पहले और आखिरी दिनों का फर्क था। यानी क्या अंतर था छुट्टी के पहले दिन और आखिरी दिन में, क्या अंतर था। पहले 2-3 सप्ताह तो खूब खेल कूद हुआ करती थी। यानी कि जून के महीने में गर्मी की छुट्टियों में हम खूब 2-3 सप्ताह तो खूब मस्ती करती। हर साल ही माँ के साथ ननिहाल चले जाते। ननिहाल मतलब नानी के घर यानी मामा के घर। वहाँ नानी खूब दूध दही मक्खन खिलाती, बहुत प्यार करती। छोटा सा पिछड़ा गांव था, परंतु तालाब हमारी मंडी के तालाब जितना ही बड़ा था। यानी कि एक तरह से उनकी जो नानी का गांव था वो बड़ा पिछड़ा हुआ था, लेकिन वहाँ एक तालाब था। दोपहर तक तो उस तालाब में नहाते और फिर नानी से जो भी जी में आता मांगकर खाने लगते। नानी हमारे बोलने के ढंग या कम खाने के कारण बहुत खुश होती। यानी कि एक तरह से बताता है कि हम स्कूल में जाते थे तो हमें बोलने का सलीका था, तो हम बोलते तो नानी को हमारा बोलना बहुत अच्छा लगता था। साथ ही सारा दिन खेलते रहते थे तो खाने का समय कम मिलता, यानी कि एक तरह से खेलने में ज्यादा मस्त रहते तो खाना कम खाते थे। तो नानी इस बात से खुश थी कि खाना कम खाते हैं, सलीके से बोलते हैं।
अपने पोतों को हमारी तरह बोलने और खाने पीने को कहती है, यानी कि हमारी तरह बोलने और हमारी तरह कम खाने के लिए वो अपने पोतों को भी बोल देती। जिस साल ननिहाल न जा पाते उस साल भी अपने घर में थोड़ा बाहर तालाब पर चले जाते थे। कपड़े उतार पानी में कूद जाते और कुछ समय बाद भागते हुए एक रेतीले टीले पर जाकर रेत के ऊपर लेटने लगते। यानी कि पहले तो भीग जाते, यानी कि तालाब में नहाते और फिर मिट्टी में लेट जाते, यानी मिट्टी से सन जाते हो, बिल्कुल रेत के ऊपर लेटने लगते। गीले शरीर को गर्म रेत से खूब लथपथ कर उसी तरह भागते किसी ऊंची जगह से तालाब में छलांग लगा देते। रेत को गदले पानी से साफ कर फिर टीले की ओर भाग जाते, यानी कि एक तरह से पानी में कूद जाते, अपने शरीर को मिट्टी धो लेते और उसके बाद फिर वापस वो मिट्टी के टीले पर चले जाते। याद नहीं कि ऐसा 5-10 बार करते या 15-20 बार, यानी पता ही नहीं, सारा दिन यही करते रहते थे। कई बार तालाब में कूदकर ऐसे हाथ पांव हिलाने लगते जैसे बहुत अच्छे तैराक हो, यानी बहुत अच्छे से तैरना जानते हैं। परंतु एक दो को छोड़ मेरे किसी साथी को तैरना नहीं आता था, यानी कि मेरे साथियों में से सिर्फ एक दो को तैरना आता था, बाकी किसी को नहीं आता था। कुछ तो हाथ पांव हिलाते हुए गहरे पानी में चले जाते तो दूसरे उन्हें बाहर आने के लिए किसी भैंस के सींग या दुम पकड़कर बाहर आने की सलाह देते। यानी कोई बच्चा तैरना सीख रहा होता और हाथ पैर चलाता वो गहरे पानी में चला जाता तो उसके दूसरे साथी कहते कि ये जो भैंस आ रही है, जो भैंस तालाब में घूम रही है, यानी जोहर जो गांव में होते हैं जिसमें भैंस भी नहाती है, वहीं ये कूदते रहते थे। तो इसके दोस्त क्या कहते, या तो इस भैंस की पूंछ पकड़ के बाहर आ जाओ या इसके सींग पकड़ के बाहर आ जाओ। उन्हें ढांढस बंधाती, यानी शांत बना देती, कोई बात नहीं आप बाहर निकल आओगे। क्योंकि बच्चे पानी में डूबने लगते तो उनको डर लगने लगता, तो दूसरे दोस्त उन्हें शांत बना देते। कूदते समय मुंह में गंदा पानी भर जाता, क्योंकि जब कूदते तो मुंह में गंदा पानी भी भर जाता, तो बुरी तरह खांसने लगते। कई बार ऐसा लगता कि सांस रुकने लगी है, परंतु हाय हाय करते किसी न किसी तरह तालाब के किनारे पहुंच जाते। यानी कि जब सांस रुकनी शुरू हो जाती या मुंह में गंदा पानी चला जाता तो हम बाहर निकल आते थे। फिर छुट्टियां बीतने लगती तो दिन गिनने लगते, यानी कि छुट्टियां आधी से ज्यादा चली गई तो अब दिन गिनते कि भाई अब काम भी तो करना है स्कूल का। प्रत्येक दिन डर बढ़ता चला जाता, यानी कि खेलने में लगे रहते और ये भी चिंता करते रहते कि हाय छुट्टियां खत्म होने वाली हैं और अब हमारा काम कैसे होगा, टाइम है वो तो कम रह गया। खेल कूद और तालाब में नहाना भी नहाना भी भूलने लगता। मास्टरों ने जो छुट्टियों में काम करने के लिए काम दिया होता उसका हिसाब लगाने लगते कि भाई जैसे हिसाब के मास्टर जी 200 से कम सवाल कभी न बताते। मन में हिसाब लगाते कि यदि 10 सवाल रोज निकाले तो 20 दिन में पूरे हो जाएंगे। यानी कि मान लो छुट्टियों के 20 दिन रह गए तो हम सोचने लगते कि रोज भी 20 सवाल करेंगे ना, सम करेंगे ना, तो हमारे सम हो जाएंगे। जब ऐसा सोचना शुरू करते तो छुट्टियों का 1 महीना बाकी हुआ करता था। एक दिन गिनते 10 दिन खेल कूद में और बीत जाते। यानी कि ये बातें सोच तो लेते कि 1 महीना मान लो 1 महीना हो रह जाता छुट्टियों का, क्योंकि 1.5 महीने की छुट्टियां होती थी, तो 1 महीना रह जाता तो सोचने लग जाते मैथ के सर ने 200 सम दिए हैं तो एक तरह से 200 सम तो हम रोज 20 भी करेंगे ना, तो 20 दिन में कर देंगे, तो हम 10 दिन और खेलने में मौज मस्ती करने में बिता देते। एक दिन गिनते 10 दिन खेल कूद में और बीत जाते। स्कूल की पिटाई का डर और बढ़ने लगता, परंतु डर भुलाने के लिए सोचते कि 10 की क्या बात, सवाल तो 15 भी आसानी से रोज निकाले जा सकते हैं। जब ऐसा हिसाब लगाने लगते, क्या पीछे क्या 20 दिन में पूरे हो जाएंगे, मन में करता था 10 सवाल, यानी क्या कह रहा है कि मन में हिसाब लगाते थे कि रोज के 10 सवाल करेंगे तो भी 10 निकाले तो भी 20 दिन में पूरे हो जाएंगे। लेकिन अब जब टाइम कम रह गया तो अब फिर ये सोचने लग जाते 4-5 दिन और खेल लेते हैं और अब अगर एक दिन में हम 15 सवाल भी करेंगे तो आसानी से निकल जाएंगे। जब ऐसा हिसाब लगाने लगते तो छुट्टियां कम होते होते जैसे भागने लगती, यानी 10-15 दिन रह जाते हैं तो अब छुट्टियां तो जाने लगी जल्दी जल्दी, दिन बहुत छोटे लगने लगते। ऐसा महसूस होता जैसे सूरज भागकर दोपहरी में ही छिप जाता हो। जैसे जैसे दिन छोटे होने लगते स्कूल का भय बढ़ने लगता। हमारे कितने ही सहपाठी ऐसे ही होते जो छुट्टियों का काम करने की बजाय मास्टरों की पिटाई अधिक सस्ता सौदा समझते। यानी कि हमारे में से बहुत सारे ऐसे दोस्त होते थे जो सोचते थे कि पढ़ाई यानी छुट्टियों का काम करने से अच्छा है कि
टीचर की मार खा लेंगे, हम तो मस्ती करेंगे। हम जो पिटाई से बहुत डरा करते, उन बहादुरों की भांति ही सोचने लगते, यानी कि हम लोगों को, यानी हमारे कुछ दोस्तों को पिटाई से बहुत ज्यादा डर लगता था, तो हम भी एक तरह से मन में सोच लेते उन्हीं बहादुर, यानी कि जो मार खाने के लिए तैयार रहते थे, उनकी तरह थोड़ा सोचने लगते कि हम भी मार खा लेंगे। ऐसे समय हमारा सबसे बड़ा नेता ओमा हुआ करता था। ओमा एक लड़के का नाम है जो अपने आप को बड़ा ही बहादुर मानता था कि मैं पिटाई भी खा लूंगा, दूसरों से लड़ाई झगड़ा भी जल्दी वो कर लेता था, तो एक तरह से अपने आप को ओमा मानने लग जाते। वो नेता था, उनका नेता था। हम सभी उसके बारे में सोचते कि हमारे में उस जैसा कौन था, कभी भी उस जैसा दूसरा लड़का नहीं ढूंढ पाते, कोई नहीं था, वो अकेला ही था ऐसा इंसान वहाँ पर। इनकी बातें, गालियां, मारपीट का ढंग तो अलग था। उसकी शकल सूरत भी सबसे अलग थी। हांडी जितना बड़ा सिर, उसके ठिगने 4 बलिष्ठ के शरीर पर, ऐसा लगता, बलिष्ठ मतलब बिलाट, ऐसा लगता कि जैसे बिल्ली के बच्चे के माथे पर तरबूज रखा हो। इतने बड़े सिर में नारियल की सी आंखों वाला बंदरिया के बच्चे जैसा चेहरा और भी अजीब लगता। लड़ाई में वह हाथ पांव नहीं, सिर से किया करता था। जब सांड की भांति पुकारता, सिर झुकाकर किसी के पेट या छाती में मार देता, तो उससे दुगने तिगने शरीर वाले लड़के भी पीड़ा से चिल्लाने लगते। यानी उससे ताकतवर लोग भी, जो सिर मारता, यानी किसी भैंसे की तरह वो सिर मारता, तो उससे दुगने तिगने ताकतवर बच्चे भी दर्द के मारे चिल्ला उठते थे। हमें डर लगता कि किसी की छाती में पसली ही न तोड़ डाले। उसके सिर की टक्कर का नाम हमने रेल बम्बा, यानी जब वो टक्कर मारता तो कहते रेल बम्बा मारा है, रेल बम्बा रखा हुआ था। रेल के यानी कोयले से चलने वाले इंजन की भांति बड़ा और भयंकर ही तो था, यानी बड़ा ही खतरनाक था।